उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आर ओ के लिए ये कृषि विज्ञान या कह रहे हैं भारतीय कृषि के लिए एक शॉर्ट नोट लेके आया हूँ मैं। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं और उम्मीद रहती है कि 5 से 6 क्वेश्चन कृषि विज्ञान से आते हैं हर बार। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय कृषि, देखिए यहाँ पे जो है ये है डाटा, इस पे हम गौर नहीं करेंगे क्योंकि ये हम फैक्ट पे गौर करेंगे। बाकी जो डाटा है ये आपको करंट अफेयर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो कृषि के प्रकार देखते हैं सबसे पहले। तो कृषि के प्रकार मुख्य रूप से 2 होते हैं, एक तो निर्वाह कृषि होती है, एक वाणिज्यिक कृषि होती है। अब निर्वाह जैसे कि शब्द से ही क्लियर है कि सिर्फ जीवन यापन करने के लिए, खाने के लिए जो फसल उगाई जाती है। वाणिज्यिक होती है कि फसल उगा के हम उसको बेचते हैं, है ना, तो उससे हमको पैसे मिलते हैं, वो वाणिज्य होता है हमारा। देखिए, अब जो है निर्वाह कृषि भी 2 प्रकार की होती है, एक तो गहन कृषि होती है और दूसरा होती है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि फिर 2 तरीके की होती है, एक क्या होती है स्थानांतरी कृषि, एक होती है चलवासी कृषि यानी पशुचारण कृषि। अब देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, इनको काटा गया, यहाँ पे फसल उगाई गई, उसके बाद में इसको थोड़ा परती छोड़ दिया गया और फिर दूसरी जगह पे फसल जो उगाई गई। ऐसा प्रायः क्या होता है पर्वतीय प्रदेशों में होता है, जनजातियाँ करती हैं, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। देखिए जैसे उत्तर पूर्वी भारत में इसे कहते हैं झूम कृषि। चूँकि ये झूम कृषि एक बड़े क्षेत्र पर की जाती है तो बाकी सारी स्थानांतरित कृषि को हम झूम कृषि ही कह देते हैं, लेकिन नहीं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, झूम कृषि एक विशेष जो स्थान का नाम है, न कि झूम कृषि ये जो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहते हैं और बुंदेलखंड में इसे बेपार कहते हैं। ठीक है, और ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, मलेशिया में इसे लदांग कहते हैं। देखिए हम किसी न किसी संदर्भ और आधार पे ही वीडियो बनाते हैं, तो कुछ शब्द अगर गलत हो जाते हैं तो ह्यूमन एरर होता है। इसमें ये नहीं होता है कि हमारे अंदर कोई ईश्वर बैठा है, हम बिल्कुल सब सत्य ही बोलेंगे। हम कोशिश करते हैं कि सब फैक्ट जो हमारे सही होने चाहिए, लेकिन फिर भी कोई गलती होती है तो उसको बताइए जो आप लोग। ठीक है, उस पर खैर देखते हैं आगे। तो ये क्या हो गया, ये कुछ क्या है भारत में, और यहाँ कुछ 2 जो विदेशों की, जैसे कि श्रीलंका में चिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चिन्ना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए इधर वाणिज्यिक कृषि में भी क्या होता है, रोपण कृषि होती है, मिश्रित कृषि होती है और वाणिज्यिक कृषि एक होती है। ठीक है, गहन कृषि हो गई, आदिम निर्वाह हो गई, रोपण हो गई। रोपण क्या होता है, जैसे रोपा जाता है, जैसे धान होता है ना, तो धान का पहले बीज बोए जाते हैं, एक पास में धान बहुत सारे होते हैं, फिर उस पौधे को निकाल के अलग रोपा जाता है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि होती है, एक साथ में कई कृषि की जाए, पशुपालन भी साथ में कर लो, खेती भी कर रहे हो, वो मिश्रित जो कृषि हो गई। वाणिज्यिक कृषि होती है जैसे कि हम गन्ना बोते हैं, कपास बोते हैं, वो सिर्फ क्या होता है हमको डायरेक्ट पैसे मिलते हैं, खेत से उसको बेच देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे ये सब का जो व्याख्या आप लोगों को बताएंगे। भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, मुख्यतः भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, ये समय के अनुसार यानी मौसम आधारित हैं। ठीक है, पहली क्या है, रबी की फसल है, ध्यान रखना रबी ही होता है, ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। ठीक, बस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जो उदाहरण के तौर पे गेहूँ रबी की फसल है, गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, मसूर है आदि, ये क्या है रबी की फसल हैं। एक ट्रिक बताता हूँ, जो लोग गांव से थोड़ा सा भी परिचित हैं, आप लोग जाते हो तो गेहूं के सीज़न में देखिए, जो भी याद कर लीजिए मन में, जो भी आपको फसलें दिखती होंगी वो सब रबी की होंगी। ठीक है, जैसे देखिए ये सब दिखता है ना, जौ चना मटर। अब देखिए खरीफ में, देखिए खरीफ में जून जुलाई में ये बोई जाती हैं जब पानी बरसता है अच्छे से, और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। उदाहरण के लिए चावल यानी कि धान, बाजरा, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंग। ठीक है, ये फसलें होती हैं खरीफ की फसलें। और चावल के साथ साथ यानी कि धान के खेतों, धान मेनली हम लोग देखते हैं ना, धान और गेहूँ मेनली देखते हैं, तो धान और गेहूँ की जब फसल होती है उस टाइम जो भी फसलें होंगी खेतों में, आप लोगों को याद होगा, वो सब क्या होंगी, खरीफ की होंगी। अब देखिए जायद की फसलें,
ये मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काटी जाती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, उदाहरण के लिए ककड़ी है, खीरा है, भिंडी, खरबूज, तरबूज। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। जो फसलें ऐसे सीधे यानी कि फल टाइप की होती हैं और सीधे पेड़ से तोड़ो और खा सकते हो, उनको जायद में कहते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, प्रायः ऐसा ही होता है। देखो यहाँ पे ककड़ी आप खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, इवन भिंडी भी खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं, तरबूज भी खा सकते हैं। तोड़िए, खाइए, नो प्रोसेस। ठीक ना, इस तरीके से ये एक ट्रिक है, ये काम भी करती है। यहाँ पे एक नोट दिया है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है, ये विश्व के हैं। और भारत में कौन है, ये MS स्वामीनाथन है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, अब देखिए, ये मत कहना कि हरित क्रांति कब चली, क्या हुआ। यहाँ बहुत सिंपल फैक्ट नहीं, लेकिन हाँ ये तो सब आपको पता ही होगा ना, तो बहुत सिंपल नहीं, लेकिन जो हम यहाँ पे लेके आए हैं वो कुछ मोस्ट ही हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्रांतियाँ हैं, जैसे श्वेत क्रांति सबको पता हो कि दूध से, नीली मत्स्य से होती है, पीली खाद्य तेलों से होती है, तिलहन से होती है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से होती है, जो खाद्यान्न मतलब गेहूँ और चावल से। सुनहरी क्रांति बागवानी जो उत्पादन से होती है। अब देखो यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होता है, सुनहरी बागवानी का उत्पादन। रजत क्रांति अंडा व मुर्गियों के उत्पादन से होती है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से होती है। गुलाबी क्रांति प्याज से भी होती है, और झींगा मछली तो हम लोग ने बहुत पढ़ा है। ठीक है, काली क्रांति पेट्रोलियम, खनिज तेल और कोयला व इथेनॉल उत्पादन से भी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, अभी तो इसका कोई वो नहीं क्योंकि ये करंट का नहीं है। आगे देखते हैं, प्रमुख फसलें, उनकी प्रजातियाँ व उनके लगने वाले रोग। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे गेहूँ, देखिए गेहूँ के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, 10 से 15 डिग्री तापमान चाहता है ये, और 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए ठीक रहती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। गेहूं के अंतर्गत कृषि क्षेत्र एवं गेहूं उत्पादन दोनों में चीन विश्व में प्रथम स्थान पे है। ये करंट में भी सही है और ये ठीक भी है। रस्ट जो है ये गेहूं में लगने वाला एक रोग है। अच्छा देखिए, यूपी गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी है राज्य, बिल्कुल सही बात है। गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। और राज 3077 गेहूं की प्रजाति है, बिल्कुल। इमर गेहूं दक्षिण भारत में बोया जाता है। इमर जो है गेहूं, इसकी ये प्रजाति दक्षिण भारत की है। ठीक है, चावल की देख लीजिए। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का एक खाद्य फसल है। ध्यान रखना, ये उष्ण आर्द्र है। 25 से अधिक तापमान इसके लिए चाहिए होता है, और 100 सेंटीमीटर से अधिक की इसके लिए वर्षा चाहिए होती है। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कुल खाद्य व उत्पादन में 3 से 4% इसका हिस्सा है। इसकी प्रमुख किस्में हैं अमन, आस, बोरो, नवरई। ये यहाँ पे ऐसी फसलें इसकी कवर की गई हैं जो कठिन है, जो आप लोग जानते हो, जैसे कि जया है, इंद्रासन है, ये तो सब जानते हैं ना आप लोग, तो वो वाली यहाँ पे नहीं की गई। हालांकि जो हम आगे इसमें ऐड किए हैं वो आपको बताएंगे अभी। अब देखिए, गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। एक गोल्डन भी होती है धान की किस्म, इसमें सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। नील हरित शैवाल का प्रयोग धान के लिए किया जाता है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा चीन आगे है। ये उत्पादन बदलते रहते हैं, करंट में आप इसको देख के जाइएगा। धान में पाया जाने वाला खैरा रोग बहुत मोस्ट है, ये जिंक की कमी से होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मक्का को। शुष्क, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए, मक्का जो है ये अर्ध शुष्क जलवायु की खाद्य एवं चारा फसल है। ठीक है, 18 से 27 डिग्री इसको तापमान चाहिए, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, इसको याद रखना। उच्च जलधारण युक्त क्षमता होती है इसकी। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। इसकी किस्में होती हैं शक्तिमान प्रथम, शक्तिमान 2, और भी बहुत सारी किस्में हैं, आगे बताएंगे आपको। मक्के के प्रोटीन को जेन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेन कहते हैं। इसका प्रयोग जैव ईंधन के रूप में भी होता है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है मक्के का। ये डाटा आप लोग देख को जाओगे, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि करंट अफेयर जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ से सही नहीं, परंपरागत ही यहाँ से देखिए। ठीक है, हाँ ये सही है। विश्व में जो अमेरिका सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका करता है, यह रबी, खरीफ और जायद, ये बहुत मोस्ट है, ये बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। ये रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं की फसल है।
जैसे गन्ना होती है, गन्ना को कहते हैं अर्धसाली फसल। क्या कहते हैं? अर्धसाली फसल। ठीक है, क्योंकि लगभग आधे साल तो ये खड़े रहता है, आधे साल से ज़्यादा खड़ा रहता है। ठीक है, ये मक्का जो है, ये मक्का क्या होता है, ये क्या है, ये तीनों जो ऋतुओं में आता है। दलहन के बारे में देख लें, इसमें सबसे अधिक योगदान चना और उसके बाद जो अरहर का होता है। प्रोटीन युक्त खाद्यान्न होता है ये। और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति को अपर्णा कहते हैं, कई बार पूछा गया है। यूपी में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। देखेंगे तिलहन के बारे में, यह नकदी फसल होती है। ठीक है, नकदी फसल भी होती है और जीवन निर्वाह फसल ये 100% नहीं कही जाती है, क्योंकि आप सरसों कितनी खा लेंगे ना, तो इसको ध्यान में रखना, थोड़ा ये फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखना। इसके अंतर्गत मूंगफली आती है, तुरिया आती है, सरसों आती, तुरई नहीं होती है वो, ये तुरिया दूसरी बीज होते हैं इसमें। सरसों तो आती है मेनली, सूरजमुखी प्रमुख फसल हैं, ये सब चारों प्रमुख फसल हैं। मूंगफली का गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। सरसों का राजस्थान में सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही है। सोयाबीन का सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही है। सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखते हैं ज्वार के बारे में। ज्वार उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल है। देखिए ये सब खड़े अनाज हैं, खड़े अनाज पे ज़्यादा फोकस करना, ये ज़्यादा पूछ सकते हैं। उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल है ये, कि 40 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए ठीक है और 25 से 32 तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। शुष्क क्षेत्रों में ही ये उगाया जाता है। यूपी में यह खरीफ फसल है, ठीक है, जबकि दक्षिण भारत में ये रबी खरीफ दोनों फसल है, ये भी फैक्ट ध्यान में रखना। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, वेरी मोस्ट। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य इसके क्या हैं? यूपी में कृषि निर्यातक क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? लखनऊ, सहारनपुर, आगरा, जो अभी एक फिर से बन गया है, उसको आप लोग यहाँ पे कमेंट करिए। आलू जो निर्यातक जोन कहाँ है? आगरा है। बकरी की नस्ल होती है जमुनापारी। आलू में झुलसा नामक रोग लग जाता है। किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में हुई थी, बिल्कुल सही है। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। ललित अमरूद की एक किस्म है। अंगोरा बकरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल, अंगोरा बकरी ऊन के लिए प्रसिद्ध होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड में होता है, जो अभी बताया है आप लोगों को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका काम क्या है? कृषि वित्त की व्यवस्था करना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, ये बहुत मोस्ट फैक्ट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, थोड़ा सा कपास के बारे में देख लें। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय नकदी फसल है। 60 से 85 सेंटीमीटर औसत वर्षा इसको चाहिए। रेशा बीज से इसका प्राप्त होता है, बीज से इसका रेशा प्राप्त होता है। कपास उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमशः गुजरात और महाराष्ट्र है, इसको ध्यान में रखना, इसको ज़रा देख के जाइएगा। श्वेत स्वर्ण भी कहा जाता है इसको, ये बिल्कुल सही फैक्ट है। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, ये सब क्या है? नकदी फसल हैं। आइए देख लेते हैं सिंचित क्षेत्र, कई बार पूछा जाता है। तो सर्वाधिक क्या आता है? गन्ना में 94% सिंचित क्षेत्र, ठीक है, और गेहूं में 92%, चावल में 58% होता है और तिलहन में 25% होता है। इसको अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। महत्वपूर्ण बोर्ड हैं, उनकी अवस्थिति है। देखिए जैसे कि कह रहे हैं कि काफ़ी बोर्ड कहाँ है, तो काफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड आपका कोट्टायम केरल में है। बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक में है, ध्यान रखना। चाय बोर्ड कोलकाता में, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी बोर्ड कहाँ है? ये हैदराबाद में है, ये तेलंगाना में है, ठीक है। और मसाला बोर्ड कहाँ है? ये कोच्चि केरल में है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन देख लीजिए। विटीकल्चर अंगूर का उत्पादन होता है। पिसीकल्चर मछली का होता है। सेरीकल्चर रेशम का होता है। हार्टिकल्चर बागवानी का होता है। और एपीकल्चर शहद का होता है, यानी यहाँ पे मधुमक्खी पालन भी कह सकते हैं। फ्लोरिकल्चर फूल का होता है। सिल्वीकल्चर वन के ठीक संरक्षण और संवर्धन के लिए होता है। वर्मीकल्चर केचुआ का पालन होता है। ओलेरीकल्चर पौष्टिक साग सब्जियों में की कृषि होती है। और मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे भारत में प्रमुख कृषि संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चीनी संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? हिसार हरियाणा में। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जिनेवा में है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है। अपने वहाँ क्षेत्रीय वाला कहाँ है? तो बनारस में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है।
ठीक है। इसका रिवीजन एक बार फिर से है। स्थानांतरित जो कृषियों का, तो कमान, वरंगा, पामा डाबी, यहाँ पर डरबी लिखा, डाबी होता है, ये कहाँ होता है, सब ओडिशा में इसका नाम होता है। कुमारी पश्चिम घाट में होता है। और झमुक या झूम गए तो साफ साफ झूम उत्तर पूर्वी घाट में होता है। पोंडू या पैंडा मध्य प्रदेश में होता है। और ये आंध्रा में भी होता है, इसको ध्यान रखना, आंध्रा में भी होता है। वेवार या डहिया ये मध्य प्रदेश में होता है, ये छत्तीसगढ़ में भी कह देते हैं इसको। दीपा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में होता है। जारा एरका ये दक्षिणी भारतीय राज्य में होता है। वीरा और मसान ये मध्य प्रदेश में होता है। वलरा या वेलतरे भी कहते हैं इसको, राजस्थान में होता है। ये खिल या खील भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में कृषि होती है। बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है, सबको पता है। सिंचाई है तो जल की उपलब्धता वर्षा भर सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भारत सरकार 3 प्रकार की परियोजनाएं मौजूद हैं। ये वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। ये नहीं इतना मोस्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में कुल कृषियों की भूमि का लगभग 47.6% भूमि सिंचित भूमि की श्रेणी के अंतर्गत आती है, बहुत मोस्ट फैक्ट है। यूपी में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, ये भी बहुत मोस्ट फैक्ट है। अब देखिए, पशु हैं और उनके प्रमुख रोग हैं। तो खुरपका और मुंहपका वायरस के कारण होता है और सभी पालतू पशुओं में होता है। नील जिह्वा रोग ये वायरस के कारण होता है, ये भेड़, बकरी और भैंस में होता है। पुंकनी रोग ये वायरस के कारण होता है, गाय, भैंस, भेड़ में होता है। गला घोटू ये जीवाणु के कारण होता है, ध्यान रखना, जीवाणु के कारण होता है, ये गाय और भैंस में होता है। गिल्टी रोग जीवाणु के कारण होता है, बकरी, घोड़ा और गाय में होता है। लंगड़ा बुखार जीवाणु के कारण होता है, गाय और भैंस में होता है। थनैला रोग जीवाणु में होता है, सभी पालतू पशुओं का थन प्रभावित होता है इससे। और निमोनिया रोग ये जीवाणु के कारण होता है, ये गाय, भैंस, बकरी में होता है। चेचक जीवाणु के कारण होता है और क्षय रोग भी जीवाणु के कारण होता है। मिल्क फीवर भी जीवाणु के कारण होता है, ये सिर्फ गाय में होता है मिल्क फीवर। और जॉन रोग है, ये कैल्शियम की कमी से होता है, ये गाय, भैंस और बकरी में होता है। संक्रमण गर्भपात जीवाणु से होता है, प्रायः सभी पशुओं में होता है। ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा रेशम के जो बारे में। तो भारत में रेशम की 4 प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। इरी जो है ये असम में है और ये 69% योगदान करता है। उसके बाद मूंगा रेशम ये भी असम में है, ये 81% योगदान करता है। मतलब इसकी उत्पादकता कहाँ से, असम में 81% मूंगा रेशम असम में होता है, 81%। ठीक है। और शहतूश जो होता है रेशम ये कर्नाटक में होता है, 42% होता है कर्नाटक में ही। टसर रेखा झारखंड में होता है, 74% होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लो, इनके राज्य के साथ में पूछते हैं। देखिए, टसर झार 3-4 बार कहोगे याद हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। सहतूत जैसे है तो सहतूत कर्नाटक में है, सहतूत कर्नाटक 3-4 बार कहोगे याद हो जाएगा। इरी असम ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि कीटों में यकृत नहीं होता किंतु लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल मोस्ट बात है। धान के पौधे में तना छेदक से बनता है। धान के पौधे, फैक्ट अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। माहू सरसों की फसल का प्रमुख कीट है, बिल्कुल सही बात है। सरसों की फसल हो या कोई भी वो होती बेल होती है ना, जैसे कि सेम की फसल होती है, उसमें भी माहू मुख्य रूप से होता है। फेबरीन रोग ये मधुमक्खी में लगता है, बिल्कुल सही बात है। लाख में 68% रेजिन व शहद में लगभग 78% शर्करा पाई जाती है, ध्यान में रखना। भारत में टिड्डियों का प्रवेश राजस्थान से होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। यहाँ पे देख लीजिए, फल के खाने वाले भाग होते हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आम, केला, पपीता होता है, इसका मध्य फल भित्ति खाई जाती है। केला का होता है ये मध्य फल भित्ति एवं अंता फल भित्ति भी इसकी खाई जाती है। सेब और नाशपाती मांसल, इसका मांसल पुष्पासन खाया जाता है, पुज्यसन ही पुष्पासन होता है। लीची का मांसल एरिल खाया जाता है। अंगूर और अमरूद का प्लेसेंटा खाया जाता है। टमाटर की फल भित्ति खाई जाती है। और नारियल का एंडोस्पर्म खाया जाता है, एंडोस्पर्म। ठीक है। अनार का रसदार टेस्टा होता है। सहतूत का परिदल पुंज होता है। बादाम का हम बीज खाते हैं। चावल, गेहूँ, मक्का, जो ये सब क्या होता है, एंडोस्पर्म, और इसका एम्ब्रियो हम लोग खाते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कृषिगत कुछ उत्पादन हैं, यहाँ पे कुछ चेंज हो गए हैं, तो ये वाला हम नहीं देखेंगे, ये करंट की बात है। सब्जियों में रंग और कड़वापन के कारण देख लेते हैं। मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण। मिर्च में चरबराहट होती है कैप्साइसिन के कारण। खीरे में कड़वाहट होती है कुकुरबिटेसिन के कारण। प्याज में गंध आती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। लहसुन में गंध होती है एलाइसिन के कारण, या इसमें
डाई एलाइल सल्फाइड भी डाई सल्फाइड भी होता है। करेले में कड़कड़ाहट होती है मेमोडिकोसाइड, ठीक है, मेमोडिकोसाइड के कारण। आलू का हरा रंग होता है सेलेनिन के कारण। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन होता है। प्याज का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सोथिन होता है। गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन होता है। चने की पत्ती में खटास होती है ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। अब यहाँ देखेंगे कि फलों में खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग। देखिए नींबू में एक होता है डायबैक होता है, ये कापर की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ होता है, ये भी कापर की कमी से होता है। आम में एवं बैंगन में लिटिल लीफ होता है, ये जस्ता की कमी से होता है, ध्यान रखना। अंगूर में बोरान की कमी से होता है। और नींबू में, यहाँ पे नींबू बोल दिया है कापर, और यहाँ पे मालिब्डेनम की कमी से भी होता है। अमरूद में जस्ता की कमी से होता है। और लीची में पत्ती का जलना, ये पोटेशियम की कमी से होता है। और कटहल का आंतरिक ऊतक क्षय बोरान की कमी से होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पशुओं की बीमारी एवं कारण हैं, हालांकि अभी देख चुके हैं लेकिन ये कुछ अलग हैं। रिंग वर्म, ये फफूंद संक्रमण होता है। टेप वर्म अंतः परजीवी के कारण होता है। डायग्नाला, ये भोजन में सेलेनियम की अधिकता से होता है। टिक फीचर, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। वही डायबिटीज़ हार्मोन की गड़बड़ी से होता है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। और मांसपेशियों का संकुचन ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कृषिगत उत्पादन 2023-24 हैं, हालांकि ये बिल्कुल सही है 23-24 के, लेकिन फिर भी ये करंट अफेयर का भी जो विषय है यहाँ पे हम इसको कवर नहीं करेंगे। बढ़ जाते हैं आगे।